अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हसन एंड यू आर वाचिंग फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट एंड कलीग्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि लिया गया है स्केलर एंड वेक्टर्स चैप्टर नंबर 2 से। तो आज ज़रा हम इसके हवाले से बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या चीज़। तो स्टार्ट लेते हैं। तो इस सबसे पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो है क्या असल में। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, द स्प्लिटिंग of a vector into its component is called a resolution of vector। ये क्या कहलाती है हमारे पास, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात कि वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर देना जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। अब इसके कंपोनेंट क्या है, तो इसके हम दो कंपोनेंट्स में इसको स्प्लिट कर देते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट में, जो कि 2 डायमेंशनल होते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, लेट सपोज वेक्टर ए। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, कोई भी इसका मैग्नीट्यूड है। तो हमें इसको कैसे जो है वो स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ज़रिए इसको स्प्लिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूँगा इस तरह से, वर्टिकल एक्सिस, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, एक एक्स हो गया हमारे पास और दूसरा वाई। तो इसके कंपोनेंट्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो मैं आपको ड्रॉ करने से पहले बताऊं कि उसको आप कैसे समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेट सपोज अगर मैं यहाँ से एक टॉर्च को जो है इस पे एलिमिनेट करूँ इस वेक्टर पे, तो क्या होगा, इस वेक्टर का जो शेडो होगा या इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है, जो कि वाई से बिल्कुल पैरेलल होगी। ये देखें बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सामने इस तरफ से लाइट को एलिमिनेट करूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये वेक्टर का साया यहाँ पड़ेगा, जो कि पैरेलल किससे होगा, एक्स के साथ। ठीक है बच्चों, ये देखें आप, ये एक्स के साथ पैरेलल हो गया। अब चूंकि ये वेक्टर ए है और ये इसकी प्रोजेक्शंस ही हैं, तो ये भी वेक्टर ए ही होंगे। लेट सपोज अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो ये हमारे पास वेक्टर ए होगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स, इस तरह से ये भी ए होगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये वाई है तो ये भी ए वाई हो जाएगा। ठीक, ये हमने ब्रेक कर दिया वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमने इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, कैसे जब एमसीक्यूज आएंगे तो किस तरह से हम इसके फॉर्मूले का सोल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कॉज ऑफ थीटा है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अगर हमने एक्स एक्सिस का कंपोनेंट करना है तो उसके लिए हमें कॉस थीटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, चूँकि हमें पता है कॉस थीटा बराबर होता है, वो जो आपको मशहूर ज़माना फार्मूला है, कर्ली ब्राउन हेयर से आप कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। भाई देखें, बेस यहाँ पे हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, और हाइपोटेन्यूस हमारा ये है, जो कि वेक्टर ए भी है। ठीक है, तो बेस की जगह लिख देते हैं उसकी वैल्यू, बेस की वैल्यू है ए एक्स। ठीक है बच्चों, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास वेक्टर ए है तो मैंने ए लिख दिया, तो इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालनी है, ए एक्स यानी कि, तो एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो ए एक्स तो यहीं रहेगा, ये ए वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये हमने क्या कर ली, एक इक्वेशन ड्रॉ कर दी किसकी, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की। हमारा यही तरीका कार होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इक्वेशन ऑन वाई एक्सिस। वाई कंपोनेंट की भी हमने इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो वाई कंपोनेंट के लिए आपको पता है हम साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। साइन थीटा
जो है सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर हो जाएगा। अब देखें हमारे पास y से परपेंडिकुलर कौन सा है, ए वाई, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा ए वाई, और हाइपोटेन्यूस क्या है, वेक्टर ए। यहाँ पे हमने सेम वही करेंगे, वेक्टर हमने y कंपोनेंट निकालना है, तो y कंपोनेंट को ए वाई को इधर रहने देंगे और a वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। ये हमारा y कंपोनेंट भी आ गया है। तो ये हमारे पास अब दो इक्वेशंस पूरी हो गई हमारी, x कंपोनेंट भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, और उसका y कंपोनेंट भी निकाल लिया, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने वेक्टर भी रखा, उसको स्प्लिट करके भी दिखाया, फिर उसकी इक्वेशन भी ड्रॉ की ताकि उसका सॉल्यूशन कर सकें। अब हमने x और y कंपोनेंट तो यहाँ पे निकाल लिया है इंडिविजुअली। अब हमें इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, तो वी यूज़ पैथागोरस थ्योरम। जैसे कि आपको पता है पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम है आपके पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है भाई। हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है, ए है, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं। बेस आपके पास क्या है, ए एक्स है, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं। और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए वाई है, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा तो रूट में आ जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड का फार्मूला, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा काम भी हो गया कि हमने सबसे पहले स्प्लिट करके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दिखा दिए, उसके बाद हमने उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। ये हमारा फार्मूला आ गया है, जब भी हमने कभी जो है वो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी यूज़ दिस इक्वेशन, ठीक है। और इंडिविजुअल कंपोनेंट निकालने हैं तो ये ए वाई वाली इक्वेशन और ए एक्स वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास चौथा जो स्टेप आता है वो हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड, चूंकि ये वेक्टर है इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल ज़रूर होगा। ये देखें आप, थीटा यहाँ पे एंगल होगा, तो उस एंगल या उस डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन हमने कैसे निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब टेंजेंट आपको पता है साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब y आपको पता है क्या है, ए वाई है हमारे पास, ठीक है बच्चों, टेंजेंट इनवर्स ए वाई, और x एक्सिस पे क्या है हमारे पास, ए एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसका एंगल भी आ गया, यानी कि हमने इसकी डायरेक्शन भी निकाल ली है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये हमने क्या कर लिया, इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने बाय डेफिनेशन बताया कि ये क्या चीज़ है, फिर हमने एक वेक्टर रख के बताया क्योंकि अकेला वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो हमने क्या किया, उसे उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करके दिखाया और इस प्रोसेस का नाम दिया हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट किया, फिर स्प्लिट करने के बाद उसके इंडिविजुअल एक्स और वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट है, क्योंकि हमने इसे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ब्रेक किया था, तो हमने उसकी जो है इंडिविजुअली एक्सिस के ऊपर जो है उसकी वैल्यूज़, उसकी इक्वेशन निकाली, फिर हमने इसका बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हमने इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाला और इन द एंड इसकी डायरेक्शन भी निकाली। अब कुछ चीज़ें जो हैं जो हमें जहन नशीन करनी होंगी जब हम या ऐसी चीज़ें कह सकें कि हम थिंग्स टू रिमेंबर जो है इसमें जब आप कोई सॉल्यूशन एमसीक्यूज़ का करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है, थिंग्स टू रिमेंबर, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़, अगर इफ वेक्टर is along x एक्सिस, अगर वेक्टर जो है वो x एक्सिस पे होगा तो उसका y कंपोनेंट क्या होगा, इसका y कंपोनेंट बिल्कुल 0 होगा।
ये सबसे पहली बात आपने जहन में रखनी है। चूँकि होगा क्या, जैसे लेट सपोज आपके पास ये एक ब्लू मार्कर जो है ये एक्स कंपोनेंट है और ये हमने क्या कर दिया, इसका वाई कंपोनेंट बता दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो वेक्टर है वो सिर्फ एक्स के अलॉन्ग है ऐसे, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो आपको कुछ नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो वाई कंपोनेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकेंड एक और पॉइंट है जो आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हुए जहन में रखना है। if vector is along y axis, अगर वेक्टर y एक्सिस पे है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, इसका x कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। आई बात समझ में? जैसे कि भाई ये अगर आपके पास देखें, ये मैंने आपके पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, मैंने कहा वेक्टर जो है वो अपने y एक्सिस पे है, तो इसका x क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपस में एक ही जगह पर आ गए हैं, तो इसका x कंपोनेंट टोटली ज़ीरो होगा। अब व्हाट हैपन इफ़ अ वेक्टर इज़ इन बिटवीन x एंड y कंपोनेंट, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे होगा, तो क्या होगा, तो भैया जब आप का वेक्टर जो है वो x और y के बिल्कुल बीच में होगा, इस तरह से, जैसे ये 0 डिग्री है तो इस तरह कुछ वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ 45 या बढ़ती बढ़ती यहाँ पे 90, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ax और ay दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, x कंपोनेंट। थर्ड चीज़ जो हमने रिमेंबर करनी है वो क्या है, हमारे पास थर्ड चीज़ जो हमारे जहन में आएगी वो ये है कि अगर जो है इफ़ थीटा इज़ 45, यानी कि एक ही बात है, अगर एंगल 45 रख लें या आपके पास जो है वो वेक्टर जो है वो इन बिटवीन x एंड y आ जाए इस तरह से, जैसे कि ये मैंने आपके सामने बनाया, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ax जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ay के। ठीक है बच्चों, तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपने बिल्कुल जहन नशीन करनी है कि जब आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आप अगर मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक के बारे में आपने समझना है। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।